ओके, क्या तो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में बताओ। मैम गल जाना, गलना या सड़ना। गलना या सड़ना, सही बात है, वो ही डिकम्पोजिशन है। ठीक है, किसके ऊपर होती है ये? सॉइल। किसकी डिकम्पोजिशन होती है नेचर में? मैम जो भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट दे डाई, वो मरने लग जाते हैं, फिर उनकी होती है सड़ना। हाँ जी मोहित बोलो। नहीं आंसर बताया था। अच्छा, फिर वो उनका होता है सड़ना, है ना, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, वो सबको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। यही कहते हैं, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सेम सही लैंग्वेज है ये, नो डाउट। ठीक है, अब इसी को हमने स्टेप वाइज पढ़ना है। देखो ऐसा नहीं है कि पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप वाइज पढ़ते हैं। जैसे हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, हम पहले बोलते हैं ना प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ये बहुत क्विकली ट्रांजिशंस होते हैं, दिखते भी नहीं है, पर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको अलग अलग करा है। वैसे डिकम्पोजिशन को भी अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले एक डेड ऑर्गेनिज्म होगा, मैं यहाँ रफ बता रही हूँ, आगे बताऊंगी। डेड ऑर्गेनिज्म को हम, लेट्स से एक तरफ मैं लीफ रख देती हूँ, मान लो ये लीफ गिर गया, धरती पे गिर गया, ठीक है, टूट के, या दूसरी तरफ मैं एक डेड माइस रख लेती हूँ। ठीक है, राइट। सो अब सबसे पहले क्या होगा, ये चेंज होने लग जाएंगे, इनको सड़ना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या आके लगेगा, ये बड़े बड़े पार्टिकल है ना, ये छोटू छोटू में चेंज होंगे, तो क्या लगेगा इस पे आके, माइक्रोब। है ना। देखो माइक्रोब्स भी लगते हैं, माइक्रोब्स ना हर स्टेज में होते हैं, लेकिन एक स्टेज है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली माइक्रोब्स याद रखने हैं, तो आई टेल यू आगे, पर इसको ये समझना कि माइक्रोब्स हर स्टेज में है। आप माइक्रोब्स को अगर खाना मिल गया तो रोक नहीं सकते आने से, माइक्रोब्स होंगे। इसके अलावा आपके पास डेट्राइटिवोर्स होंगे। डेट्राइटिवोर्स कौन होते हैं? मैम अर्थवर्म। काम क्या करते हैं ये? मैम मतलब ये सॉइल को नरम नरम कर देते हैं, ब्रेक डाउन करके। सॉइल को नरम नरम कर देते हैं, सॉइल को ये खाते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं, और बाकी की बची हुई सॉइल ना वापस से फीसिस के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इसलिए जो रिलीज सॉइल होती है वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनके पेट से निकली है। तो अगर अर्थवर्म को काटोगे ना, कभी डायसेक्शन करोगे, तो तुम्हें अर्थवर्म के अंदर मिट्टी मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वो मिट्टी खाते हैं ना। तो देखो ये जो डेड मटेरियल है, इसको हम कहते हैं लिटर। लिटर, कभी सुना होगा तुमने, लिटर फेंक किया हो, लिटर इज द वर्ड। ठीक है, तो डेट्राइटिवोर्स इन पे लगेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ते रहेंगे, आगे चलते जाएंगे प्रोसेस। और लिटर के बाद क्या बनता है, एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं डफ। क्या कहते हैं? डफ। डफ का मतलब होता है आधा सड़ गया है, आधा गल गया है, पूरा नहीं गला है। और एक टाइम आता है जब वो इतना गल चुका होता है कि मिट्टी में घुल जा रहा है ना, तब हम उसको बुलाने लग जाते हैं ह्यूमस। काले रंग की मिट्टी होती है ना, जो उपजाऊ मिट्टी, ह्यूमस। तो आपसे ऐसे लेबल आ सकता है, पहले क्या है, तो लीटर से आता है डफ, डफ से आता है ह्यूमस। तो पहले तो ये ऑर्डर लिख लो, 1 2 3, मटेरियल के साथ ये होता है। ठीक है, अब हम डिकम्पोजिशन की स्टेजेस पढ़ेंगे। ओके, यो मैम। अब अच्छा एक और चीज करो, कि अगर हम कूड़ा है, कूड़े का डब्बा ही है ना, डस्टबिन, तो डस्टबिन के अंदर मैंने कूड़ा डाल दिया, लेट्स से मैंने किचन वेस्ट डाला है। अगर मैंने किचन वेस्ट डाल दिया, तो क्या डस्टबिन गीला गीला होगा, सूखा सूखा रह जाएगा? गीला थोड़ा थोड़ा गीला हुआ ना, तो ये जो वेस्ट था उसमें से क्या निकल गया? मॉइस्चर। हाँ, लिक्विड फ्रॉम वेस्ट कम्स आउट, है ना, यही होता है ना। यो मैम। तो ये जो लिक्विड होता है ना, वेस्ट से आता है। तो सोचो जब सड़ा हुआ आप पत्तों को सड़ा रहे हो या माउस को सड़ा रहे हो, उनसे भी तो लिक्विड निकलेगा ना, है ना। तो उस लिक्विड को निकलने के बाद वो लिक्विड क्या होता है, वो धरती, क्योंकि ये सब हो कहाँ रहा है, लैंड के ऊपर, तो सारे लैंड के अंदर चला जाता है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर नहीं जाता, वैसे वो भी लैंड के अंदर चला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, गोज इनसाइड लैंड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। क्या बुलाते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन आया था नीट का। क्लियर है इतना? चलो बेसिक्स डन, अब हम आगे चलते हैं। दो, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, ध्यान से सुनना, जिसे अंडरलाइन कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर देना। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल, फिजिकल मतलब आप किसी चीज को पकड़ के तोड़ रहे हो, जैसे पनीर
देख सबने पनीर छुआ है? यो 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 पनीर को अपने हाथों से, जब बड़ा पनीर का पीस आता है तो हम पनीर भुर्जी बनाने के लिए हाथों को से तोड़ते हैं ना पनीर को। यो मैम। When you touch something that is a physical, so this is a physical breakdown. जैसे मुंह में खाना डाला, बकल कैविटी में दांतों ने चबा दिया खाने को, that is physical breakdown. Chemical breakdown is जब तुमने उस पनीर को कुकर या कढ़ाई में डाल दिया और अब तुम उसको पका रहे हो, तो वो केमिकल ब्रेकडाउन होने लगेगा, केमिकल रिएक्शन से वो पकने लगेगा, ठीक है। दैट इज केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब जब आपकी बॉडी के एंजाइम्स खाने पे वर्क करने लगे तो दैट इज केमिकल ब्रेकडाउन। क्लियर है? अब जो आप चीज तोड़ रहे हो, जो आप चीज तोड़ रहे हो दैट इज अ डेड बॉडी ना, लेकिन आप चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी डेड बॉडी है दैट मीन्स कभी वो लिविंग होगा। एनीथिंग विच इज लिविंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। सो एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम लिविंग इज ऑर्गेनिक मटेरियल। तो याद रखना, ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपली मतलब है वो चीज जो ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है। तो हमने क्या किया डिकम्पोजिशन में, हमने फिजिकल ब्रेकडाउन भी किया प्लस केमिकल ब्रेकडाउन किया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिकम्पोजिशन। क्लियर है ये बात? टर्म क्या है? डेट्राइटिस और एक होता है डेट्रीवोर्स। दोनों टर्म में फर्क समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्राइटिस का मतलब है डेड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीफ। तो डेट्राइटिस वो चीज है जिसके ऊपर डेट्रीवोर्स वर्क करते हैं। हाँ प्रिया बोलो, बोलो बेटा। प्रिया सतवालिया, बेटा डाउट है? ये खेल रही है क्या हमारे साथ, या मुझे सुन नहीं रहा? मैम शायद मैं माइक ऑन नहीं हो रहा अगस्त का। माइक ऑन नहीं हो रहा है? बताओ प्रिया। प्रिया फिर मैसेज कर दे, ठीक है। अगर मैम माइक अभी हमने क्या पढ़ा है? बहुत मार खाएगी। डिकम्पोजिशन चल रहा है, लेट आइए। डिकम्पोजिशन चल रहा है बेटा। मैम अभी तक आपने क्या पढ़ाया? डिकम्पोजिशन ही चल रहा है, उसका बेसिक ही चल रहा था बेटा, और 2 क्वेश्चंस कराए। ओके चलो, तो देखो 2 टर्म है, डेट्राइटस एक डेट्राइटिवोर्स। जो वोर्स है वो एनिमल्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है, और डेट्राइटस है वो चीजें जिसको वो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ये फूड है। तो देखो जो पीछे पत्ता गिरा हुआ था ना, इसको मैं क्या बुलाऊंगी? इसको मैं बोलूंगी डेट्राइटस। तो जो तुम मोमो खा रहे हो, मोमो इज डेट्राइटस। वैसे डेट्राइटस टेक्निकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, नॉन लिविंग है, वो मर चुका है। उसी तरीके से डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो उसको खाते हैं। तो डिकम्पोजर्स वो है जो इनको खाते हैं, उनको डेट्राइटिवोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? मैम नाउ डिकम्पोजिशन के स्टेप्स है। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, चीजों को तोड़ना। फिर उसके बाद आता है लीचिंग, फिर आता है कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देखो टेक्निकली तो ऑर्डर नहीं है अगर देखा जाए तो। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म तक तो हम मान सकते हैं कि चलो एक ऑर्डर में चल रहा है। पहले लीचिंग, पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, चीजें टूटेंगी, फिर लीचिंग होगी, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म के ही आगे 2 स्टेप होते हैं, ये ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये ऑलमोस्ट एक साथ चलते हैं, ऑलमोस्ट एट सेम टाइम, ठीक है। यो मैम। तो वैसे तो इसका ऑर्डर आना नहीं चाहिए, पर बाई चांस अगर ऑर्डर आ गया तो इसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है। ओके चले आगे। मैम प्रिया का मैसेज। मैसेज आया, देख लेते हैं। मैम आपने अभी तक क्या पढ़ाया है क्लास में? ऑन नहीं हो रही थी बेटा। डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है। मैम सिर्फ डिकम्पोजिशन ही पढ़ाया अभी तक का? और कुछ क्वेश्चंस भी हुए हैं, अगर तुझे आवाज नहीं आ रही है सही से तो सुन ले, हैं? ठीक है चलो आ जाओ। तो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। देखो वो सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से सोचो। ये पत्ते हैं, पत्तों को जलाते हैं, ठीक है। ये डेट्राइटस है। अब इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल है ना, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे पार्टिकल में होगी। अब जब फ्रेगमेंटेशन होगी, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा, तो इसमें से कुछ लिक्विड भी तो निकलेगा ना। इसलिए जो लिक्विड निकला है वो नीचे चला जाएगा, और ये वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, जनरली इसमें जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वही नीचे जाएंगे ना, तो वो नीचे चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे? वो अनअवेलेबल, अनअवेलेबल फॉर यूज। इस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, ठीक है। यो मैम। ये बात समझ आई? मैम दोबारा आप बोलो। दोबारा से कहना।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम्हें आवाज का इशू, नेट का इशू है? मैम आ रहा है समझ। मैम आ रहा है। नेट का इशू हो सकता है। हाँ बेटा देख, ये डिट्राइटिस है। हाँ बोलो। हाँ, आपने ऐसा क्यों बोला कि ये जो मिनरल होंगे ये अनेबल होंगे? अनअवेलेबल फॉर यूज। जो धरती के अंदर मिनरल जाते हैं ना, वो प्लांट्स अपने रूट से खींच लेते हैं और अपने अंदर ले आते हैं। लेकिन ये इतने अंदर, जब भी लीचिंग होती है ना, लीचिंग से न्यूट्रिएंट इतने अंदर चले जाते हैं कि रूट्स वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो अनअवेलेबल हो जाएंगे फॉर यूज। मैम कुछ प्लांट्स की रूट तो बहुत ज्यादा होती है, तो फिर रूट्स ना, जो प्लांट्स की होती है वो इतना डीप लेंथ वाइज नहीं जाती, वो आपको बाहर ऐसे दिखाई देगी। देखो वो चौड़ाई में फैलती है, लंबाई में इतनी नहीं फैलती। वो लंबाई में इतनी ज्यादा नहीं फैलती क्योंकि नीचे रॉक्स भी होते हैं ना, इसलिए उसको नीचे जाके ज्यादा फायदा नहीं होता, तो वो चौड़ी हो जाती है आसपास। इसका ये भी रीजन है कि देखो एक सेकेंड मैम ये वाले मिनरल्स इतने नीचे कैसे जा सकते हैं? बेटा, सॉइल पार्टिकल से लीच होकर चले जाएंगे ना धीरे धीरे, एक दिन का प्रोसेस थोड़ी है ये, डिकम्पोजिशन तो लंबा चलता है ना, तो धीरे धीरे नीचे पास ऑन हो जाते हैं। अब देखो अगर लीचिंग हो रही है, किसी दिन बारिश हुई, तो बारिश के पानी के साथ फ्लो तेज हो जाएंगे ना लीचिंग का, यो मैम। है ना। और अगर प्लांट देखो, अगर ये सॉइल है, क्वेश्चन अच्छा है उसका, देखो सारे ध्यान से, अच्छा सोचा उसने कि अगर ये सॉइल है तो प्लांट को फायदा क्या है। अगर वो अपनी रूट सीधे सीधे नीचे लेके जा रहा है तो कहीं जाके उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, कहीं नीचे जाके। लेकिन अगर वो आसपास फैला ले तो वो सरफेस के करीब है ना, सरफेस के करीब होगा तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि सरफेस के टॉप पे तो सारे मिनरल्स मिलेंगे उसको। ह्यूमस यहाँ पड़ी होती है ना, अभी हम ह्यूमस बनाएंगे, तो इसलिए वो लेंथ वाइज जाने से अच्छा हॉरिजॉन्टली जाना पसंद करते हैं। इसलिए आपको रूट थोड़ी ऊपर को भी मिल जाते हैं जो पुराने पेड़ होते हैं। ठीक है, मैम ऐसे मैम बोलो मैम बोलो। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे वो मिनरल धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो उनसे, बल्कि जब वो थोड़ी नीचे होंगे तब उसे कोई और प्लांट एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। जब वो नीचे जा रहे हैं तब भी तो रास्ते में कोई ना कोई, अगर एक डेड बॉडी पेड़ के बिल्कुल पास चढ़ रही है तो उससे जो लीचिंग होनी स्टार्ट होगी, वो मिनरल तो वो पेड़ खींच ही लेगा ना अपनी तरफ। लेकिन देर इज सम अमाउंट जो नीचे तक चला ही जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी रोज धरती पे हजारों गिरती है ना, लाखों गिरती है, तो कुछ अमाउंट तो चला जाएगा ना। अगर बैरन लैंड है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां तो चला जाएगा। अगर हर तरफ पूरा जंगल ही है तो मोस्ट प्रोबेबली आसपास की चीजों से अब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये केस ले रहे हैं कि अगर लीचिंग होगी और वो चीज नीचे चली गई है, उसको हम लीचिंग कहते हैं। इन दैट केस मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा फॉर द यूज। धरती में वो छुप के बैठा है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर होता है, राइट। लेकिन कोई भी प्रोसेस, मैंने कहा ना, परफेक्ट नहीं होता। तो ये भी वही चीज है कि जब वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा ना, फ्रेगमेंट हो रहा है, उसमें लीचिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आसपास थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट तो लिया ही होगा किसी ना किसी ने, है ना। हाँ, तो हम जब इतनी स्ट्रिक्टली बायो पढ़ते हैं ना, तो हमने थोरेटिकली पढ़ते हैं, पर नेचर में इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता, वो मिक्स एंड मैच तो होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स बने, फ्रेगमेंट बन के लीचिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्रेगमेंट है, पहले बड़े बड़े पार्टिकल थे, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए, राइट। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए, उनके साथ होगा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है इनका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई पूछ ले, अच्छा ये तो शॉर्ट में आ गया, नेक्स्ट स्टेप इस स्लाइड में, सॉरी। इसमें ज्यादा बेहतर है। सो देखो, तो ये हमारे डेट्राइटस है। डेट्राइटस के क्या साथ क्या हुआ, उसके फ्रेगमेंट्स बन गए और छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए, और साथ में ही एक प्रोसेस लीचिंग का हो गया। ठीक है जी, कुछ प्लांट यूज कर लेंगे और कुछ नीचे वाला हमारा हो जाएगा अनअवेलेबल। ठीक है, मैम अब जो पार्टिकल बचे छोटे छोटे है, अभी वो छोटे छोटे पार्टिकल, अब इसके ऊपर अच्छे से माइक्रोब्स एक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होगा। देखो माइक्रोबियल एक्शन यहाँ भी हुआ है, पर हम यहाँ पे ज्यादा किसको क्रेडिट कहते हैं, डिट्राइटस को खाने वाला। डिट्राइटस फूड किसके लिए होता है, किन ऑर्गेनिजम्स के लिए? डेट्रीवोर्स हाँ, डेट्रीवोर्स। तो हम यहाँ पे डेट्रीवोर्स का इतना मेजर रोल है कि हम माइक्रोब्स को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम माइक्रोब्स को कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप इज, पहला था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। लीचिंग कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। यो मैम। माइक्रोबियल एक्शन होगा और चीजों को छोटे छोटे पार्ट में और तोड़ देगा। ठीक है, सो जब माइक्रोबियल एक्शन होता है तब हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म हो गया। अब इस स्टेज तक ही है जब माइक्रोब बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बॉडी सड़ रही है, अभी आपको इससे बहुत अच्छे से स्मेल आती है, अच्छे से सड़ रही है। फिर एक टाइम आता है
जब डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है, और वो आता है नेक्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना, जब हम माइक्रोब कह रहे हैं तो मोस्टली कौन से माइक्रोब लगे होंगे? एक तो बैक्टीरिया, क्योंकि वो कहीं भी आता है, और एक फंगस, क्योंकि तुमने देखा ना मशरूम भी कहीं भी उगता है ना। यो मैम। ठीक है, तो ये दो स्टेप अच्छे तरीके से यो चल यो रहे हैं। मैम। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे से ये जो मटेरियल बन रहा है ना खाने को तोड़ के, वो तुमको थोड़ा डार्क से कलर का दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डार्क सा कलर का मटेरियल होता है, और ये जो मटेरियल होता है ना, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सॉलिड बॉल जैसा बन गया है या फिर कोई लिक्विड बन गया है, नहीं, ये डार्क सा मिट्टी जैसा मटेरियल है, तो इसकी कोई शेप नहीं है। जिस चीज की शेप नहीं है उसको हम बोलेंगे अमॉर्फस। तो एक डार्क अमॉर्फस कलर का मटेरियल बना है। अभी मटेरियल की खास बात क्या है कि इसकी डिकम्पोजिशन अब ढंग से नहीं होती, तो बैक्टीरिया फंजाई इसको ज्यादा अच्छे से तोड़ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि अब मोस्टली ना इनऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होता है, तो बैक्टीरिया फंगस इस पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल खींच रहे थे। तो अब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बच गया है, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गया, कार्बन ऑक्सीजन इन सब के, उसको ये खींच नहीं पा रहे हैं सही से। तो ये जो ह्यूमस बनता है ना, इसका जो डिके होता है ना, डिकम्पोजिशन, वो बहुत स्लो हो गया, प्रोसेस ही यहाँ पे स्लो हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो डेड मटेरियल था उसका सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, तो दिस इज हाईली फर्टाइल। तो जो सरफेस पे मिट्टी होती है ना थोड़ी काले रंग की, दैट इज ह्यूमस, और वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो कुछ जो खेतों में तो इस मिट्टी को स्पेशली छिड़का भी जाता है अच्छी खपत के लिए, कि अच्छी फसल मिले हमें। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। वेरी गुड, ह्यूमिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमस बन गई हमारी, डार्क कलर की दिख रही है, तो सॉइल की लेयर के ऊपर ह्यूमस बन गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आता है ये, कैसी दिखती है ह्यूमस? देखो ऐसी दिखती है, दिख रही है आपको काले से रंग की? यो मैम। व्हाट इज ह्यूमस? इट इज डार्क कलर्ड, अमॉर्फस सॉलिड है, सॉलिड है ये, ठीक है, लेकिन अमॉर्फस है। अमॉर्फस मींस नो शेप। इसकी कोई शेप नहीं। हाँ, स्लाइटली एसिडिक है इसका पीएच, ठीक है, 7 नहीं है, 6 की रेंज में आ जाएगा, कहीं पे कम भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा एसिडिक होता है। इस डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है, क्योंकि ह्यूमस तो बहुत यूजफुल तरीका है, ठीक है, लेकिन इसमें भी धीरे 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 साल भर साल डिकम्पोजिशन होती चली जाएगी, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे, जब ये ह्यूमस भी मिट्टी में पूरा घुल जाए, कि तुमको कुछ भी मिट्टी में अलग दिखे ही ना कलर अलग दिखे, वो बिल्कुल मिट्टी जैसा हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे द लास्ट स्टेप, विच इज नोन एज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन इज सिंपली ह्यूमस का भी टूट जाना और सारे मिनरल्स मिट्टी में घुल जाना, क्योंकि पर्पस यही था कि डेड बॉडी जो भी है, चाहे आप उसको दफना दो कपड़े में लपेट के, सब कुछ सड़ जाएगा और एंड में जितने मिनरल्स है वो धरती में घुल जाएंगे। चाहे आप उसको कॉफिन में डालो, उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा, लेकिन वुड भी तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा ही ना। चाहे आप उसको जला दो, एशिज के फॉर्म में रहेगा वो सरफेस पे, वो भी धीरे धीरे मिनरलाइजेशन से घुल जाएंगे। तो एंड स्टेप मिनरलाइजेशन ही होता है। क्लियर है? मिनरलाइजेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ह्यूमस का मिनरल बनना इज मिनरलाइजेशन, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कह सकते हो स्लोएस्ट प्रोसेस है इस पूरे डिकम्पोजिशन का। क्लियर है? तो जो मैंने स्टेप्स आपको मेंशन किए, मैंने सबकी थ्योरी लिख दी है, जिन बच्चों ने नहीं लिखी है एक बार इसको आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, काम आएगा। एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, नाउ दिस इज द प्रोसेस। मेरे को बताओ सबसे पहले मैं इसको क्या बुलाऊं? फ्रेगमेंटेशन। 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 धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है ना। फिर जब फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन ही चल रहा है देखा जाए तो, और साथ में प्लस लीचिंग चल रहा है ना, क्योंकि लीचिंग तो नीचे होती रही होगी ना, जैसे बॉडी सड़ रही होगी तो लीचिंग तो नीचे जा ही रही होगी। उसके बाद कैटाबॉलिज्म, हम यहाँ कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं ना, तो अभी इसके बाद जाके मिनरलाइजेशन होगा, तब तो डिफरेंस दिखेगा नहीं, तो पिक्चर दिखेगी नहीं, है ना। आई होप ये क्लियर है। आगे चले। कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे डिकम्पोजिशन की स्पीड को? टेम्परेचर। अच्छा, तुम्हारी एक ही टीम है, क्योंकि लड़कियों का ग्रुप है, तो टेम्परेचर ज्यादा या कम, डिकम्पोजिशन कब इंक्रीज होगा? ज्यादा टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस
और मैम बैक्टीरिया फंगस वो सब तो आ ही रहे हैं ना बेटा, माइक्रोब्स, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। और क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी? मैम रेन सॉइल माइक्रोब्स और सॉइल में क्या चीज है? मिनरल्स। माइक्रोब्स अर्थवॉर्म्स करके बोलो यार प्लीज, रेज योर हैंड, ऐसे नहीं, रेज योर हैंड, ह्यूमस, रेज योर हैंड ह्यूमस बेटा, रेज योर हैंड। मोहित, किया हुआ है मैम। अच्छा तू ही है, हाँ बोल। ह्यूमस, ह्यूमस क्या करेगी? ह्यूमस उसे ज्यादा जल्दी डिकम्पोज करने में हेल्प करेगी। that is a part of decomposition. I am saying there is a dead body. अब इस डेड बॉडी में क्या क्या चीजें हैं जो डिकम्पोजिशन को सपोर्ट करेगी या हटाएगी? ह्यूमस तो बात में उसी का स्टेप आ गया ना। मॉइस्चर, मॉइस्चर, या मॉइस्चर मेक सेंस। और आरुषि? मैम उसका साइज। साइज, ओके। और पायल? मैम मिनरल्स क्या मिनरल्स? मिनरल्स क्या करेंगे? नहीं मिनरल्स नीलम? मैम रेन। रेन तो मॉइस्चर लिख दिया उसने, रेन कह लो, ह्यूमिडिटी कह लो। और क्या? और कोई पॉइंट है एसिडिटी किसकी? मैम, मिट्टी की। एसिडिटी ऑफ सॉइल, ओके। तो क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी तो जल्दी होगा? यस मैम। ओके, चलो तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या पॉइंट्स मेंशन करती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने केस ठीक है। पहला दिया है जो ये इसमें नीट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो कह रही है कि अगर जो डेड मटेरियल है उसमें काइटन है, काइटन किसमें मिलता है? फंगस और लिग्निन किसमें मिलता है? आई थिंक तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैम शायद से एल्गी में। बेटा काइटन एल्गी में कहाँ से लिग्निन मिलने लग गया यार? बेटा क्या बोला? मैम फंगस में बेटा प्लांट्स की वुड में मिलता है आपको, वुडी पार्ट जो होता है प्लांट का, डेड पार्ट, उसमें मिलता है आपको लिग्निन। और काइटिन, काइटिन याद करो ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पढ़ते हो आप। यो मैम बैक्टीरिया में एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, एक्सोस्केलेटन होता है उसके बाद। नो आर्थ्रोपोडा, भाई क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए? आर्थ्रोपोड में मिलते हैं यार, इंसेक्ट्स आ गए तुम्हारे। इंसेक्ट्स होते इसलिए फेमस है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जिसकी वजह से उनको ब्रेक नहीं किया जाता, मोल्डिंग होती है उसमें, वो शेल निकालते हैं फिर बड़े होते हैं, शेल्स के अंदर मिलता है तुमको काइटिन। भाई पागल हो गए सारे। अब बेटा अगर शेल होगा, हाँ बोल। जो हेयर में प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? केराटिन। ओके। काइटिन जैसे ही होता है वो भी डिकम्पोज नहीं होता ना जल्दी। तो काइटिन हो डेड मटेरियल में, लिग्निन हो डेड मटेरियल में, या कंडीशंस एनारोबिक हो। तो एनारोबिक कंडीशंस कैसी हो सकती है कि बेटा उस सॉइल में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, तुम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया तुमने उसको, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो वो कह रहे थे ना सॉइल अच्छी हो या नहीं, तो अगर वहां पे अच्छे से एरिएशन नहीं है, सॉइल की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर सॉइल के पास, इन दैट केस जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है वो कैसा होगा? स्लो यस, तो एरोबिक बैक्टीरिया इस पे जनरली वर्क करते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन स्लो, ये पहला केस है 4 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अगर डेड मटेरियल में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसे न्यूक्लियोटाइड, याद है? यो मैम जैसे प्रोटीन, अगर उसमें शुगर हो जैसे कार्ब, अगर इन्वायरमेंट मॉइस्चर रिच हो, अच्छा पानी हो, वाटर अवेलेबल, या फिर टेम्परेचर हाई हो, इस दैट केस डिकम्पोजिशन कैसा होगा? फास्ट। दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेम्बर। अगर मैं बोल दूं मॉइस्चर कम है तो ऑब्वियसली ना ये स्लो हो जाएगा प्रोसेस, तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये दो केस है आपका। मैम केस 1 दोबारा से रिपीट करना।
कि अगर जो डेड बॉडी है फॉर एग्जांपल वो है कॉकरोच की, तो उसका एक्सोस्केलेटन जो काइटिनस है ना, उसका डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होगा, बाकी कॉकरोच सड़ जाएगा। ठीक है। अगर जो डेड बॉडी है वो अगर आपने कभी देखा फॉरेस्ट में पेड़ गिरता है, पूरा पूरा जब पेड़ गिर जाता है उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं उसको पूरे तरीके से टूटने में। पहले आप में धीरे धीरे उसमें कीड़े लगते हैं, फिर वो अंदर से खोखला होता है क्योंकि अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है जाइलम फ्लोइंग वाला। बाहर की जो उसकी लकड़ी है वो धीरे धीरे जाकर टूटनी स्टार्ट होती है ना। तो उसमें ऐसा क्यों होता है स्लो? क्योंकि उसमें लिग्निन होता है वुड में। और अगर कंडीशन एनारोबिक हो, इन दैट केस डिकम्पोजिशन स्लो होगा। क्लियर? चलो, अब याद रखना कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए, डिकम्पोजिशन उसमें फास्ट हो जाएगी। अब तुम होगे मैम 100 डिग्री कर दे, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस में तो आधे से ज्यादा बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो कैसे होगा ना, राइट? टेम्परेचर अगर लो होगा, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दो, तो ठंडी जगह है वहां पे डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर सर्दियों में पेड़ गिर रहे हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि चीजें जम जाती है। मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। एरिएशन मतलब मोर होना चाहिए, एरिएशन मतलब ऑक्सीजन रिच इन सॉइल, उसे एरिएशन कहते हैं। सही होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। नहीं होगा तो अगर ये फैक्टर फॉलो नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। क्लियर है? मैम। गुड। चलो, now try this question. कितना होता है उतना ट्राई। गुड। सो which of the following statement is incorrect? करेक्ट ढूंढना। All the steps in decomposition operate simultaneously as humus. Humus के ऊपर सारे स्टेप simultaneously होते हैं? ह्यूमस तो अपने आप में ही एक स्टेप है ह्यूमिफिकेशन का। सारे स्टेप एक्चुअल में डिट्राइटस के ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ह्यूमस इज accumulated डार्क कलर्ड amorphous substance, डार्क कलर का है, accumulate इकट्ठा होता है, amorphous substance सही है। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ही सही है, बिल्कुल सही है। माइक्रोब्स इस पे एक्शन नहीं कर पाते जल्दी से। और ये डिकम्पोजिशन स्लो रेट पे करता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ह्यूमस सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट। कोलाइडल का मतलब है ये जल्दी से, हाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स टाइप। हाँ मैक्रोमोलिक्यूल टाइप, तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ह्यूमस में पॉइंट ऐड कर लेना, ये पॉइंट ऐड करो, हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ह्यूमस को कभी खेतों में साइड में डाला भी जाता है कि पानी को रिटेन करके रखे। ठीक है। तो कोलाइडल नेचर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो मिनरल्स को भी उसी के साथ रोक रखता है। तो लीचिंग से जो चीजें नीचे जा रही थी ना, उसको ही सरफेस पे रखने की कोशिश कर सकता है कि लीचिंग तो एंड स्टेप तक होती रहेगी। ठीक है। तो सर्व एज ए रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, हाँ क्योंकि चीजों को नीचे नहीं जाने देता ना, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को भी, मिनरल्स को भी ऊपर रोक के रखेगा। तो ये बात भी इसके बारे में सही है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ह्यूमस के लिए थे और सही थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो सही वाले पॉइंट्स है ना, इसको मैं काट लूं, सही वाले पॉइंट्स को ह्यूमस में ऐड कर लेना। ओके, ले लिया। आगे बढ़ो। अरे यार कहाँ गया? ये ले बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक होती है पार। आपको याद है फोटोसिंथेसिस पढ़ा था? अब हम ना एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। एनर्जी पढ़ा था ना हमने, एनर्जी फ्लो। तो देखो, आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि सनलाइट तो पड़ती है प्लांट के ऊपर, लेकिन प्लांट सारी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पढ़ा था? सारी सनलाइट फोटोसिंथेसिस में भी मदद नहीं करती है, ये भी पढ़ा होगा। So there is only certain amount of sunlight which helps in photosynthesis, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। So total amount of energy of the sun that reaches to the
ऑटोट्रॉफ्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। तो जो रेडिएशन सन की पहुंचती है प्लांट तक, हम उसको लेके चलते हैं कि 50% से थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो ये नंबर तो एग्जैक्ट नहीं है, आगे हाई ग्रेड्स में डालोगे ना तो नंबर और वेरी कर जाएगा। इसको ऐसा समझो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कुछ नहीं होती है, सनलाइट ही है जो प्लांट के ऊपर पड़ रही है, जो प्लांट यूज करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। यो मैम। यो मैम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पार की फुल फॉर्म आती है, ये क्वेश्चन आता है, पार की फुल फॉर्म आती है और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पहुंचती है ना, उसमें से भी प्लांट कितनी यूज कर पाता है फॉर फोटोसिंथेसिस? अराउंड 1 to 2% ओनली यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी शायद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या वो यूज नहीं कर पाता, ठीक है। अब वो जो यूज कर पाता है वो कितने नैनोमीटर की होती थी? फोटो सिस्टम के 1 और 2 के पैरों में लिखते थे यार। 68 और 700। हाँ 68 एंड 700 नैनोमीटर की होती है ना। कौन सा फोटो सिस्टम 68 नैनोमीटर पे काम करता था? फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पक्का? PS2 और 700 पे करता था फोटो सिस्टम 1, राइट। वो 1 है ना, तो वो सबसे आगे है, नंबर में सबसे आगे है वो, ऐसे याद रखना है इसको, ओके। ऐसे कुछ मत करा करो यार, जब पढ़ा हुआ है ना फिर क्या फायदा, ध्यान से बोला करो। देखो अब फ्लो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यूनिवर्सल फिनोमेना है ये चाहे लैंड पे हो, पानी में हो, पॉन्ड में हो, एक्वेरियम में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो कभी बैक फ्लो नहीं करेगी, ये यूनिवर्सल है। कोई भी एग्जांपल तुमको दे दे, याद रखना एनर्जी सिर्फ यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है, नो मैटर व्हाट। क्लियर? यो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी सन से आएगी, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस ऑन अर्थ। तो सन की खासियत क्या है? सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन नहीं है, भोजन नहीं है, खाना नहीं है। सन से एनर्जी खींचने की ताकत किसमें है? प्लांट्स। प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। सो दे आर द ओनली वन हु कैन फिक्स सनलाइट, ठीक है। ये फिक्स कर सकते हैं खाने वाली फॉर्म में, ग्लूकोज के बॉन्ड्स में चेंज कर सकते हैं, ये इतनी पावर है प्लांट के पास। वो सन की लाइट को ग्लूकोज के बॉन्ड में चेंज कर रहे हो, वही ग्लूकोज हम लोग खा रहे हैं। तो जो भी खाना तुम्हारे घर में है ना, वो सूरज की रोशनी से बना है, और सूरज की रोशनी से लाइट लेके उसको केमिकल बॉन्ड्स में चेंज करने की कैपेबिलिटी सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में है, ये इतने ग्रेट है, ठीक है। अब इनसे लाइट आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लांट सनलाइट वापस कर सके, कर ही नहीं सकता। उसको सनलाइट से कार्बोहाइड्रेट बनाना आता है, कार्बोहाइड्रेट से सनलाइट बनाना नहीं आता, तो कभी बैक नहीं जाएगा। ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे हेर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर से हमेशा टर्शरी कंज्यूमर पे जाएगी, इससे आगे कहीं नहीं जाती। किसी किसी केस में छोटे छोटे इकोसिस्टम में आप देखोगे टॉप कंज्यूमर, ठीक है, टॉप कंज्यूमर से आगे नहीं जाती। तो तुम देख रहे हो लिमिटेड नंबर तक जा सकती है, ठीक है। टॉप कंज्यूमर को खाने के लिए नेचर में कोई प्रेडेटर ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, कभी तुमने देखा है टाइगर को नेचुरली कोई खाता है आके? नो मैम। नहीं खाते, कोई शिकार नहीं करता उसका, मरने के बाद डिकम्पोजर खाते हैं, लेकिन ऐसे उसका कोई शिकार नहीं कर सकता, राइट। क्यों नहीं कर सकता? रीजन बीइंग एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब तुमने एनर्जी का फिनोमेना आई थिंक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, कि जब भी तुम एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो, थोड़ा बहुत हमेशा एज अ हीट लॉस होता है ना। यो मैम। वो एनर्जी, ध्यान से सुनना, सारे माइक बंद कर दो। जो एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट लूज होती है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब सनलाइट से प्लांट के पास एनर्जी आई, कुछ लॉस हो गई, यो मैम। ना दिखी, ना पकड़ पाए, ना कुछ कर पाए। ऑटोट्रॉफ से फर्स्ट कंज्यूमर पे गई, लॉस्ट हो गई। फर्स्ट से सेकंड पे गई, लॉस्ट हो गई। सेकंड से थर्ड पे गई, लॉस्ट हो गई। लास्ट वाले पे भी बची है तो भी लॉस्ट हो गई। इतनी एनर्जी लॉस हो चुकी होती है कि ऊपर वाले टॉप कंज्यूमर को बहुत कम एनर्जी मिलती है। अब कौन शेर से जाके लड़े और शेर को खाने के बाद एनर्जी भी ना मिले, फायदा क्या है ना। क्योंकि देखो शेर को खाने से अब तुम बोलोगे मैम शेर तो इतना बड़ा है, उसमें तो इतना सारा मीट है, उससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। शेर के पेट में जो खाना है उससे उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी के फंक्शन में यूज कर ली है। अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन उसको मारने में बहुत एनर्जी लग रही है। कोई भी एनिमल, उसकी नेचुरल प्रेडेशन की बात कर रहे हैं ना हम,
तो कोई भी एनिमल उसके पीछे भागेगा भाई, उसकी बहुत एनर्जी लगेगी उसे पकड़ने में। शेर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो एनर्जी ज्यादा खपत हो जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं बदले में ज्यादा, इसलिए टॉप कंज्यूमर्स को कोई नहीं खाता। क्लियर है? यो मैम। तो देखो 10% लॉ ऑफ एनर्जी किसने दिया था? रेमंड लिनमैन ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट नेम आ सकता है आपको। कब दिया था? 1942 में दिया था, हमारी आजादी से पहले दिया था। 1947 में हुआ था ना, 42 में उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा सन के पास 100% एनर्जी है। ध्यान से सुनना ये बात, सन के पास 100% एनर्जी है। सन से जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है वो कितने परसेंट मिलती है? 1 to 2%. 50। कभी 50 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1 to 2%. 90 नहीं रहा। देखो जब आप हायर ग्रेड में जाओगे देन यू विल लर्न कि ये इतना एक्यूरेट नहीं है। अभी के लिए जो तुमको जानना है वो ये कि दिस इज अ 1% ओनली। समझ रहे हो तुम? सिर्फ 1%। तो पार में जो एब्जॉर्ब करे थे 1 to 2% कहते हैं ना हम, जो प्लांट पकड़ के फोटोसिंथेसिस से चेंज कर पाता है हम उसको सिर्फ 1% कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। जब आप पढ़ोगे एनर्जी ना, वहां पे आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे कि सिर्फ 1% एनर्जी है जो सन से प्लांट लेके फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, बाकी बाकी कहाँ गई? सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ तो मैम वो 50% क्या था? क्या 50% क्या था मैम फिर वो? 50% तो कुछ था ही नहीं, मैंने कभी 50% बोला नहीं बेटा। मैम लिखा था उसमें. मैम बोला आपने कि 50% होती है। ऑफ द कहाँ टोटल पर? सन रिफ्लेक्शंस। मैम इससे पीछे वाले स्लाइड. false. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सन की 100% रेडिएशन उसने मेरे पे डाली। ठीक है, मैं प्लांट हूँ, मेरे ऊपर 100 में से लगभग 50 या 50 लाइक 60% वो रेडिएशन पहुंचती है, बाकी की नहीं पहुंच पाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें है ना, किसी से टकरा के सैंड पार्टिकल डस्ट पार्टिकल से टकरा के इधर उधर हो गई, मेरे तक उतनी पहुंची। लेकिन मैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितनी यूज कर पाऊंगी, दैट इज ओनली 1 to 2%। ठीक है, उसमें से भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी तो 1% हम यूज करेंगे। समझ आया? यो मैम. राइट, तो 1% यूज करी, दैट मीन्स बच गई कितनी? 99% तो लॉस हो गई। अब ये बात ध्यान से सुनना, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, प्लांट सन से एनर्जी जो ले पाता है दैट इज ओनली 1%। अब प्लांट से आगे कितनी पास होती है? 9%. 9. यार तुम ऊपर देख के मत बोला करो, एक तो ना आधी चीजें मुझे मिटानी पड़ती है। अब बताओ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी जाती है? 1% का 10% जाएगी। मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा। देखो, मिटाओ इसे, इसे बहुत ध्यान से करना क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन है जो कंफ्यूज करती है और ये फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। सन से प्लांट में गई दैट इज ओनली 1%। 1%. प्लांट से अब जो 1% उसके पास एनर्जी है, उसकी टोटल एनर्जी, इसी को मैं 100% बोलूंगी ना, अब 100% दूंगी, तो 100% से आगे कितनी जाती है फर्स्ट कंज्यूमर में? 10%. 10%। ठीक है, दैट मीन्स मेरे इसके पास कितनी गई? 10 जूल्स एनर्जी चलेगी, है ना। फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर में जाएगी, दैट वुड बी 10% का 10% वुड बी 10%। अब 100% की तरह ट्रीट करोगे तो ये होगा हमारे पास 1 जूल ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर 10% एनर्जी पास ऑन गई तो 90% कहाँ चली गई? Waste. लॉस। 90% लॉस। अब देखो, अगर मैं टर्शरी कंज्यूमर यहाँ लिख दूं तो उस बेचारे के पास कितनी परसेंट एनर्जी चली गई? 10% तो गई। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, परसेंट में एनर्जी तो 10% ही जा रही है, लेकिन नंबर कितना बचा नीचे? 0.1। 0.1. तो परसेंट बोल रहे हैं ना, तो एनर्जी 10% के हिसाब से जा रही है, जिसे हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। जब हम नंबर बोल रहे हैं तो नंबर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। टर्शरी कंज्यूमर को सिर्फ 0.1% एनर्जी मिली है। कहाँ इसको कोई फीड करने, इस पे कोई खाने आएगा, इसको इससे एनर्जी खींचेगा। इसलिए नेचर में नेचुरल प्रीडेटर तो हमारे भी नहीं है ना, इंसानों को खाने के लिए कोई एनिमल नहीं बना। एनिमल उनके रास्ते में आते हैं तो वो उसे खा लेते हैं, फिर वो उसको खा ही लेते हैं क्योंकि एनिमल टेस्टी लगता है, क्योंकि हमारे ब्लड में इतने न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर शेर ने एक बार इंसान को खाया, हम उस शेर को कहते हैं वो आदमखोर हो गया। उसका मीनिंग है कि अभी इंसानों को अटैक करेगा क्योंकि उसको टेस्ट पता चल गया। ह्यूमन आर वेरी डिलीशियस फॉर एनिमल्स बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन शेर इंसान को खाने के लिए नहीं बना ना, बना तो वो दूसरे चीजों को खाने के लिए था ना।
राइट। यो तो इसलिए हमें खाने के लिए नेचर में कोई नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे को खाने में एनर्जी बहुत लग जाएगी, हम हाथ में तो आएंगे नहीं, लेकिन हमसे एनर्जी उसको कितनी मिलेगी, 0.1%। फायदा क्या है, समझ आई बात। तो यो यो मैम। तो दो चीजें हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जाती है, 90% लॉस्ट हो जाती है। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो हम क्वेश्चन में देखेंगे वो नंबर क्या दे रहा है, वो जो भी नंबर दे रहा है उसको डिक्रीज करते जाना है हमने, समझ आई। यो मैम। यो यो मैम। आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ यो ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम आर लिमिटेड बाय एनर्जी। तो इसीलिए हमने क्यों नहीं कहा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, पेंटा कंज्यूमर, ऐसा क्यों नहीं कहा, बहुत सारे कंज्यूमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती ना। तो एनर्जी की कमी इज द रीजन कि ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में लिमिटेड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कॉन्सेप्चुअल कि इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड क्यों है, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती, ठीक है। यो मैम। अब फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम क्या जानते हैं। फूड चेन मींस डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स। फूड चेन सिंपल भाषा में बोलूं क्या है फूड चेन, मैं एक फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ, कैसे समझाएगी। हाँ बोलो मोहित। एनिमल्स का एक दूसरे एनिमल को खा के अपना पेट भरना। हाँ, एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथा खा रहा है, दैट इज फूड चेन। एनिमल टू एनिमल क्यों बोला, प्लांट से स्टार्ट होगी ना। इसमें एक प्लांट है, उसको एक हर्बीवोर ने खा लिया, हर्बीवोर को एक कार्निवोर ने खा लिया, और कार्निवोर को एक टॉप कार्निवोर ने खा लिया, ये बोलोगे। तो तुमने हर किसी को सीक्वेंस में रख दिया ना, एक के बाद एक के बाद एक, पहले प्लांट आएगा, फिर हर्बीवोर आएगा, फिर कार्निवोर आएगा, फिर टॉप कार्निवोर आ गया, है ना। ओमनिवोर तो जनरली हम लिखते तक नहीं है, तो तुमने एकदम सीक्वेंस में लिख दिया, दिस इज अ फूड चेन, चेन जैसी बन गई। लेकिन नेचर में एग्जिस्ट क्या करती है, फूड वेब। वेब। क्यों, क्योंकि ग्रास को इस हर्बीवोर ने खा लिया, बट अबाउट ओमनिवोर ने खा लिया, ओमनिवोर भी तो खा सकता था, है ना। इस हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया, बट अबाउट टॉप कार्निवोर ने खा लिया। उस दिन शेर को हिरन नहीं मिली तो शेर ने खा लिया कोई जंगली दूसरा जानवर, उसको भूख लग रही थी, खा लिया उसने। तो जब फूड वेब का क्या मतलब है, फूड चेन का सिंपली मतलब है एक ऑर्गेनिज्म फूड है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है, ठीक है। तो ईटर हो गया। फूड वेब का मतलब है फूड का एक ही सोर्स है लेकिन उसको खाने वाले बहुत से ईटर हो सकते हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और हो सकता है ये इसका ईटर है और ये भाई इसको भी खाता है, राइट। तो नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करती है, फूड चेन नहीं होती है। फूड चेन हम अपने पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ओके। यो मैम। मैम इतनी सी बात है, ये तो सबको पता ही है ना। जो नहीं ध्यान जाता वो ये है, फूड चेन और फूड वेब तो ठीक है, लेकिन फूड चेन दो मेन टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। याद कैसे रखना है, इनके बीच का स्टार्टिंग मटेरियल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। फूड चेन तुम बचपन से पढ़ रहे हो, तुम्हें फर्क कैसे पता चलेगा। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है कि जो स्टार्टिंग स्पीशीज है ना, जहां से फूड चेन स्टार्ट हुई है, वो है स्टार्टिंग मटेरियल इज प्लांट्स, दैट इज ऑटोट्रॉफ। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर उस क्वेश्चन में वो तुमसे पूछ ले डेट्राइटस फूड चेन है, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन, डीएफएस, सॉरी डीएफसी, या फिर ग्रेजिंग फूड चेन, अरे उल्टा लिख दिया सॉरी, ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी या डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी, कौन सी चेन है। तुमको क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। अगर स्टार्ट वो फूड चेन हुई है प्लांट से, दैट फूड चेन इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब ही होता है चरना। और अगर वो फूड चेन स्टार्ट हुई है किसी डेड मटेरियल से, है ना, तो हम उसको कहते हैं डेट्राइटस। क्लियर रहेगा। यो मैम। फूड वेब में तो कहीं से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ग्रेजिंग और डेट्राइटस में फर्क आ सकता है, ओके। यो मैम। राइट। अब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन की बात करें तो कौन सी फूड चेन, अगर मैं चेन में ही बात करूं तो कौन सी फूड चेन बिगर होगी। मैम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग फूड चेन, यो मैम। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक मिनट, स्टैंडिंग ड्रॉप आ गया यहाँ पे। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसके बाद। तो एक काम करना, सोच के आना पहला कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अभी तुमने मेरे को ऐसे ही बोल दिया, तुमने मुझे बताया नहीं लैंड पे होगा कि पानी में होगा। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम
Which one is bigger? Which one is the main food chain? ये लिखते हैं मेन फूड चेन, बिगर क्या, साइज में, किस में? तो मेन फूड चेन कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये है, सोच के आना, ढूंढ के आना। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड वाले पे कौन सी फूड चेन बड़ी है? ठीक है, कल ये 2 क्वेश्चन पढ़ के आना। ओके, ये बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें 2 टर्म समझा के भेजती हूँ, फिर तुम उसको आराम से बाद में कर सकते हो। एक बार 2 टर्म समझ के जाना है। एक होता है स्टैंडिंग स्टेट, एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। कितना टाइम बचा है? मैम 4 मिनट्स। कोई ना, मैं कल कराऊंगी, कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। फूड चेन फूड वेब हो गया, यही तो करना था आज हमने। लिख रहे हो? मुझे साउंड क्यों नहीं आ रही है, अजीब बात है। ओके गुड। Which of the following does not affect the decomposition? जो decomposition को affect नहीं करती, that means ये affect तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, इसलिए हमने पीछे फीचर करे थे। तो जो affect नहीं करती है वो ढूंढना है। सबस्ट्रेट की कॉम्पोजिशन अफेक्ट करती है। सबस्ट्रेट कॉम्पोजिशन का मतलब है क्या उसमें लिग्निन है? लिग्निन होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? स्लो। अगर उसमें प्रोटीन होगा तो फास्ट। है ना? ये कॉम्पोजिशन है, वो किससे बना, तो ये तो इफेक्ट करती है। सॉइल का मॉइस्चर बिल्कुल मत होना चाहिए, ऑप्टिमम ऑप्टिमम होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर क्वेश्चन में लिखा है मॉइस्चर इज मोर तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर मॉइस्चर मोर हुआ मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या कमी हो जाएगी? ब्लॉकेज हो जाएगी पानी की वजह से, एरिएशन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो डिकम्पोजिशन स्लो नहीं हो जाएगा, राइट? तो मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द सॉइल मैटर करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, हाई हो तो बेहतर है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मैटर कुछ नहीं करता, तो आंसर वुड बी 4। दिस वन। वेरी गुड। डिकम्पोजिशन वुड बी फास्ट, जल्दी होगा अगर उसमें सेलुलोज जो प्लांट का मटेरियल होता है। बेटा सेलुलोज डाइजेस्ट करना तो मुश्किल है, तुम जो भी ग्रीनरी खाते हो उसमें सेलुलोज होता है। तुम जितना ग्रीन सामान खाते हो ना, वो तुम्हारी बॉडी में पचता नहीं है, वो फीसेस बन के बाहर आता है। तो फीसेस के लिए बहुत जरूरी होती है हरी सब्जियां खाओ। अगर हरी सब्जियां खाओ तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, क्योंकि वो रफेज बनाता है। आपके जो पूप होता है ना, उसमें रफेज बनाने का काम करता है, जो आपकी बॉडी से फाइबर बाहर निकलता है, ठीक है? तो ये डिकम्पोज होता नहीं है। लिग्निन एंड काइटिन से डिकम्पोजिशन स्लो। नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर सोल्यूबल शुगर, इनको तोड़ना आसान। सेलुलोज पेक्टिन होगा तो भी धीरे हो जाएगा, तो आंसर वुड बी ठीक है। क्वेश्चन 4। बेटा माइक बंद। तो मिनरलाइजेशन कौन से स्टेप पे हुआ था? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिनरलाइजेशन से पहले होता है ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस का बहुत स्लो टूटना इज मिनरल का तो वो पूछ रहे हैं सबस्ट्रेट क्या होगा इसमें? ह्यूमस होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डिट्राइटस पे टिक हो सकता है गलती से, ध्यान से पढ़ना। सो आंसर राइट। किसी बच्चे का डाउट है तो रुक जाओ, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं बेटा। हाँ बेटा नीलम।